नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 1 की। भूगोल का अध्याय 1 जिसका शीर्षक है संसाधन। तो चलिए समझते हैं इस अध्याय को और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस अध्याय की शुरुआत करें, हमारे लिए ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि संसाधनों से तात्पर्य क्या है। दोस्तों, हमें जीवन को जीने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और हमारी ये आवश्यकताएं कुछ चीज़ों के द्वारा पूरी हो जाती हैं, है ना। हमारी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं? हमें प्यास लगती है, भूख लगती है, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए, है ना। इसके अलावा रोज़मर्रा में यानी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में हमें बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ती हैं और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जिन चीज़ों वस्तुओं से होती हैं उसे ही हम कहते हैं संसाधन। जैसे हमें प्यास लगी, हमने पानी पिया, पानी पीने से हमारी प्यास शांत हो गई, तो पानी हमारे लिए संसाधन है। आपने सोचा होगा कि जो संसाधन हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक वो जो हमें प्रकृति से मिले हैं और एक वो जो हमने खुद बनाए हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को ही हमने परावर्तित करके मानव निर्मित संसाधनों में बदल दिया है। जैसे लकड़ी से हमने कुर्सियाँ बनाई, टेबल बनाए आदि। तो हम विस्तार से इस अध्याय में संसाधन के विषय में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर शुरुआत होती है मोना और राजू की कहानी से। तो चलिए समझते हैं इसे। दोस्तों, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंगा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन हैं। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। तब अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। हम अगर अपने आसपास देखें तो हमने कितनी सारी वस्तुएं देखने में मिलती हैं, है ना। पलंग मिल जाएगा, सोफ़ा, टीवी, मोबाइल, टेलीफोन, पुस्तकें, बैग, कंपास, भोजन, थालियाँ आदि, है ना। तो ये सभी वस्तुएं संसाधनों के अंतर्गत आती हैं। हमें प्यास लगने पर जो जल मिलता है, जो जल हम पीते हैं उसे, या फिर हम अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग करके हम अध्ययन करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा है। वह क्या है? ये सभी वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और इन सभी वस्तुओं का उपयोग या उपभोग हमारे ही द्वारा किया गया है, इसलिए ये उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले इस शब्दावली को समझते हैं। पेटेंट। पेटेंट का अर्थ होता है किसी विचार या आविष्कार पर एक अधिकार होना, एकमात्र अधिकार होना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी चीज़ का आविष्कार कर दिया और उस पर मैंने अपना पेटेंट, यानी कि अब उस पर मेरा अधिकार है, ठीक है ना। अब कोई और अगर उस पर अपना पेटेंट करवा लेता है, मैं किसी को दे देता हूँ, तो अब उसका उपयोग सिर्फ वही लोग कर पाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए। अब समझिए, राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बन जाती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, ऐसा अम्मा ने कहा। दोस्तों,
मूल्य का एक अर्थ है, एक महत्व है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए धातुओं को। धातुओं का आर्थिक मूल्य है ना, लेकिन यदि हम कोई खूबसूरती देख रहे हैं, मनोरम भूदृश्य देख रहे हैं, उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। लेकिन ये दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। हमारी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य तो नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाने लग जाएं, तब हम कहेंगे कि आर्थिक रूप से वो मूल्यवान हो गए हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले आप ये शब्दावली को समझिए। प्रौद्योगिकी का अर्थ बताया गया है। प्रौद्योगिकी का अर्थ है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है ना। दोस्तों, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। एक तो समय और एक प्रौद्योगिकी। किसी भी हुनर से, किसी भी कौशल से वस्तु बनाना या उसमें नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग कर देना ही तो प्रौद्योगिकी है। अभी हमने पढ़ा। तो समय से, प्रौद्योगिकी से या कौशल से क्या होता है, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित किया जा सकता है। दोनों ही लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है, जुड़े हुए हैं। दोस्तों, लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही तो है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार जुड़े हुए होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धतियाँ जुड़ी हुई हैं। अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए का जब आविष्कार हुआ तो उसके बाद परिवहन की कुछ नवीनतम विधियों का भी विकास हो गया। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करी और उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन में बदल दिया। ठीक है। आप देखिए, यहाँ लिखा है एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। अब समझते हैं संसाधनों के प्रकार को। दोस्तों, सामान्य रूप से संसाधनों को प्राकृतिक यानी जो हमें प्रकृति से मिले हैं, मानव निर्मित जो मानव ने निर्मित किए हैं, और मानवीय संसाधन, इनमें वर्गीकृत किया गया है। तीनों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक संसाधन को। दोस्तों, जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वे कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन, जिनमें हमें कोई संशोधन नहीं करना है अधिक रूप से, और हमें सीधे तौर पर हम उनका उपयोग कर सकते हैं। वायु को ही ले लीजिए, जिसमें हम सांस लेते हैं। हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। दोस्तों, इन संसाधन में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से दोस्तों नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में बांट दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भैया ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या है? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत यानी कि पुनः पूरित हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। और अच्छे से समझिए, कुछ असीमित संसाधन होते हैं दोस्तों, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे कि सौर ऊर्जा यानी सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जैसे कि जल, मृदा, वन, इनका लापरवाही से किया गया उपयोग इनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत तो होता है, लेकिन फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन गया है ना। अब समझते हैं नवीकरणीय के बाद अनवीकरणीय संसाधन को। तो दोस्तों, वे संसाधन जिनका भंडारण या भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत या पुनः पूरित होने में हजारों या लाखों वर्ष लग सकते हैं।
ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, तो इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें इनका उपयोग सीमित रूप से करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट में अगर आपकी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं तो गाड़ी को बंद रखें जब तक कि सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता, है ना। मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार इन सब का चालू रखना अननेसेसरी पेट्रोल को ख़त्म करता है। ऐसा आपने कई बार एड्स वगैरह में देखा है, अखबारों में पढ़ा है, लोगों से सुना है ना दोस्तों। प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वह भूभाग, जलवायु, ऊंचाई ऐसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण आसान है। अब इस शब्दावली को समझिए। संसाधन का भंडार यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा को दर्शाता है, ठीक है। अब समझते हैं मानव निर्मित संसाधन को। अभी हमने प्राकृतिक संसाधन देखे, अब समझते हैं मानव निर्मित संसाधन। दोस्तों बहुत ही सरल है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है ना। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीख लिया था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन आदि बनाने में तो करते हैं, जो कि मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन ही तो है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सर हिलाया। अब समझते हैं मानव संसाधन क्या है। भाई प्राकृतिक संसाधन का मतलब था जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। मानव निर्मित का तात्पर्य था जो मानव ने प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करके बनाए हैं, है ना, परावर्तित करके, उन्हें परिवर्तित करके। लेकिन मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है दोस्तों, इसे समझते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन ही तो है, अतः लोग मानव संसाधन है। आप समझिए, देखिए, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता कैसी, मानसिक भी और शारीरिक भी, इससे है। मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में आज भी मतभेद है। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार दोस्तों नहीं किया जा सकता है कि मूल रूप से मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इसे समझते हैं। सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाएँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया गया, मानव संसाधन विकास क्या है, इसे समझाइए। तब आप क्या कहेंगे? अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है। दोस्तों, हमें इन संसाधनों के संरक्षण की भी तो आवश्यकता है, तो समझते हैं संसाधन संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं और संसाधन संरक्षण क्या कहलाता है। सबसे पहले समझिए इस शब्दावली को, सतत पोषणीय विकास। दोस्तों, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, इसे ही सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। यानी संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना जिससे कि हम ही केवल उसका उपयोग न कर पाएँ बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका सही तरीके से उपयोग कर पाए, कहलाता है सतत पोषणीय विकास। चलिए अब समझते हैं संसाधन संरक्षण को। दोस्तों, मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे।
चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। फिर राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो अम्मा ने कहा, बहुत कुछ। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना दोस्तों संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अभी हमने जाना था इसके विषय में। दोस्तों, संसाधनों के संरक्षण के बहुत सारे तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा उस योगदान दे सकता है। पुनः चक्रण और पुनः उपयोग मतलब रिसाइकलिंग और रीयूज से है। अंततः यह एक विभिन्नता को बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से तो जुड़े हुए हैं ही। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। दोस्तों, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत पहले समझिए। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, यानी जो उनका नुकसान हो रहा है उसे कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। आइए मैं इनका आपको संक्षिप्त अर्थ बताता हूँ। सबसे पहला, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का जो इस पृथ्वी पे विद्यमान है जीवन के रूप में, जीवन के तौर पर, उनका अपना एक मूल्य है, उनकी अपनी एक जगह है, सभी का अपना अपना महत्व है। हमें इसका आदर करना चाहिए और इनकी देखभाल भी करना चाहिए। सोचिए, कोई एक ऐसी बीमारी आ गई जिसका इलाज शेर के डीएनए से हो सकता है, और क्या हो यदि हमने सारे शेरों को ख़त्म कर दिया शिकार करके, तब उस बीमारी का इलाज भला कैसे संभव हो पाएगा? और हम अपना सिर पीटेंगे कि हमने शेर की प्रजाति को बचा के नहीं रखा, है ना? क्या पता कि आने वाली कौन सी बीमारी का इलाज आज हमारे बागानों में, हमारे सड़क पर किनारे पर उगने वाले घास फूस से हो जाए। इसलिए हमें हमेशा जो प्रकृति में निहित जीव जंतु हैं उनका आदर करना चाहिए और जीवन के सभी रूपों को उनकी देखभाल भी करनी चाहिए, उन्हें बचा कर रखना चाहिए, है ना? इसके बाद दूसरा देखिए, लिखा है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। दोस्तों, जितना अधिक हो सके हमने हमारे मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है, हमारे कौशलों को और ज़्यादा विकसित करना है और हमारे अंदर अध्ययन के साथ, ज्ञान के साथ ये समझ भी विकसित करना है कि संसाधनों का सीमित उपयोग और संरक्षण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जितने की आवश्यकता है हमें केवल उतने ही संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, उससे अधिक का उपयोग हमारे लिए व्यर्थ होना चाहिए। दोस्तों, तीसरा है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना चाहिए। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हर क्षेत्र में अपनी कुछ विविधताएं हैं, हर क्षेत्र पृथ्वी पर अपनी विविधताएं लिया हुआ है ना? तो हमें इन विविधताओं का संरक्षण करना चाहिए और पृथ्वी की जीवन शक्ति का भी संरक्षण करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक पेड़ों के कटाव को रोकना चाहिए ताकि अधिक से अधिक मृदा का कटाव रुक सके, मृदा संरक्षण हो सके, जल संरक्षण हो सके, है ना? और वायु प्रदूषण आदि ये सब फैलने से बंद हो जाए। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना चाहिए।
दिन प्रतिदिन हम जानते हैं कि हम अपने रोज़ की दिनचर्या में उपयोग करने के लिए अधिक से अधिक वृक्षों को काटते जा रहे हैं, जंगलों की कटाई हो रही है ना। इससे क्या हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, धीरे धीरे करके प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा है, उनको नुकसान पहुंच रहा है और हमें इसे ही कम से कम करने की कोशिश करनी है। फिर अगला है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। दोस्तों, हमें पर्यावरण को समझने की आवश्यकता है। हमें समझना है कि पर्यावरण की परिभाषा केवल इतनी ही नहीं है कि हमारे चारों ओर जो घेरा बना हुआ है वही पर्यावरण है। दोस्तों, पर्यावरण वह है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए तो है ही, साथ ही साथ हमारी गतिविधियों से वह भी प्रभावित होता है और उसकी गतिविधियों से वह हमें भी प्रभावित करता है। इसे मूलभूत रूप से समझने की आवश्यकता है। इसके बाद अंत में है समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए सभी समुदायों को उसके योग्य बनाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना। दोस्तों, कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्र ने किए हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के सतत पोषणीय उपयोग, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए आदि। दोस्तों, अब ज़रा नज़र डालिए इस अभ्यास पर। मेरा ऐसा मानना है, आप जानते हैं कि हम जब कोई अध्याय पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उस अध्याय के प्रश्नोत्तर हमें आने चाहिए। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है, इसका उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, ऐसे अनेक भौतिक कारकों पर तो निर्भर करता है। अब पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है ना। तो इसका उत्तर आप समझ गए। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, संसाधन संरक्षण क्या है। ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, यही संसाधन संरक्षण कहलाता है ना। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। आपको क्या लगता है? भाई, मानव संसाधन महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही हैं जो भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन में कन्वर्ट कर देती हैं, मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है ना। इसके बाद इस प्रश्न को देखिए, सतत पोषणीय विकास क्या है। तो मैं आपको बता दूं, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है ना। अब आप सही विकल्पों को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? उपयोगिता, मूल्य या मात्रा? तो इसका सही जवाब है मात्रा। भाई, मात्रा जो है वह संसाधनों को निर्धारित नहीं करती, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल या उष्णकटिबंधीय वन? तो आप जवाब दे देंगे कैंसर उपचार की औषधियाँ हमें प्रकृति से नहीं मिली हैं, यह मानव निर्मित है, ठीक है। अब ये कथन को पूरा करना है। अनवीकरणीय संसाधन खालिस्तान होते हैं। क्या होते हैं भैया? ये सीमित भंडार वाले, मनुष्य द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। तो इसका भी सही जवाब है क, यानी सीमित भंडार वाले, ठीक है। देखिए क्या लिखा है नीचे, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। हमें पानी को सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि बिना पानी तो सब सून हो जाएगा। पानी चला गया तो ना तो मोती है, ना मानस है और ना ही चून। इसका अर्थ आप ज़रूर खोजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना, कि आखिर इस दोहे का अर्थ क्या है। ठीक, रहीम का दोहा है ये, है ना। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर हैं इस अध्याय से संबंधित हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। यह डिपेंड करता है आपको पढ़ाने वाले और आप पर, जो कि पढ़ने वाले हैं। पूछा जा सकता है कि बताओ विश्व में कहाँ पर पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। आप जवाब दे सकते हैं कि वो नीदरलैंड है। मैं आपको बता दूं कि नीदरलैंड में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है।
तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित, मैं चाहता हूँ कि आप पता करें। ठीक है, ये आपकी जिज्ञासा पर भी तो निर्भर करता है ना दोस्तों। चलिए, अब अगर आपको यह अध्याय समझ में आया है तो मेरी आपसे यह अपेक्षा है कि आप इस वीडियो को साझा करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे भी इस वीडियो को देख पाएँ, समझ पाएँ इन सारी जानकारियों को। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।